जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमने पिछले लेक्चर्स में एफ.डब्ल्यू. टेलर्स के प्रिंसिपल्स को समझा था। हम इस लेक्चर में एफ.डब्ल्यू. टेलर्स ने जो हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स दी हैं उन टेक्निक्स को हम समझेंगे। इसीलिए इससे पहले कि हम टेक्निक्स को समझें, ये समझ लीजिए कि टेक्निक्स का क्या इम्पोर्टेंस है। क्लियर? और टेक्निक्स का एप्लीकेशन क्या है। जो भी हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर्स ने हमें 4 प्रिंसिपल्स दिए, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, cooperation not individualism, then development of worker to their greatest efficiency and prosperity। ये जो 4 प्रिंसिपल्स दिए, ये एक बेसिक फिलॉसफी थी इन द माइंड्स ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। अब क्वेश्चन ये था कि हाउ डज वी वर्क डाउन दिस फिलॉसफी, हाउ डज वी ब्रिंग दिस फिलॉसफी इनटू द ग्राउंड लेवल। क्लियर? इस पूरी फिलॉसफी का जो फोकस ऑफ एरिया था वो वर्कर्स थे। अब उन वर्कर्स पे इस फिलॉसफी को किस तरीके से इजी वे में लाया जाए, उसी के तहत ही ड्रॉन 6 बेसिक टेक्निक्स, और उन्हीं 6 बेसिक टेक्निक्स से he can able to get his principles of management implemented। जो उन्होंने 6 बेसिक साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स दी, उन्हीं टेक्निक से he can able to get his principles worked, whether it is science not rule of thumb or harmony not discord or any other principle like cooperation not individualism। Clear? And the development of worker to his greatest efficiency and prosperity। उसके लिए जो आधार रखा गया वो आधार एफ.डब्ल्यू. टेलर्स की 6 टेक्निक्स थी, जिनको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स भी कहते हैं, जो कि आपके अभी स्क्रीन पे आ जाएंगी। Look at the 6 basic scientific techniques given by F.W. Taylor। फर्स्ट इज फंक्शनल फॉर्मेनशिप। ये जो फंक्शनल फॉर्मेनशिप है, ये जनरली आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। 4 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। अगर इसमें से फंक्शनल फॉर्मेनशिप नहीं पूछी जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस स्टैंडर्डाइजेशन, वर्क एंड सिंप्लीफिकेशन के होते हैं। और अगर ये भी ना पूछा जाए तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, क्लियर, अंडर दीज 4 डिफरेंट स्टडीज इज बीन आस्क्ड। तो कहीं ना कहीं पे ये जो पहली 4 साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं विच एफ.डब्ल्यू. टेलर हैज गिवन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट। क्लियर? थर्ड वन इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, then you have differential wage system, and finally the mental revolution। हो सके तो इनको अच्छे से याद करें। make these all techniques in your tips। when you repeat these all techniques, study these techniques again and again, it will comes up to your fingers, like functional foremanship, then standardization of work, simplification, scientific study of work, under which 4 different studies are involved: method study, motion study, time study, and fatigue study। Then you have differential piece wage system, and finally the mental revolution। So we will go one by one with these all techniques, but look at कि what is the benefit of having these techniques। इन टेक्निक्स का फायदा क्या हुआ, what has been the benefits of having these techniques in the management। पहला तो फायदा ये था कि जो भी
FW टेलर ने प्रिंसिपल्स दिए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन टेक्निक्स का अच्छे से इस्तेमाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इन्हीं टेक्निक के कारण व्हाट हैपन when these techniques are applied at the actual workplace, जब इन टेक्निक्स को एक्चुअल वर्कप्लेस में अपनाया गया, तो he actually find कि these techniques proved to be successful in eliminating wastage. वेस्टेज कम होना शुरू हो गए। कैसे, वो आपको एक एक टेक्निक से पता लगेगा, लेकिन इन टेक्निक का इस्तेमाल करने से वेस्टेज में कमी हुई। जितने भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे वो हार्मोनाइज्ड हुए। हार्मोनाइज्ड मींस उनका आउटपुट, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई। जो भी प्रोडक्शन के प्रोसेस थे, जितने भी मेथोडोलॉजीज थी वर्किंग की, उनमें इंप्रूवमेंट दिखा। और ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं पे फाइनली दे ब्रिंग इट all round efficiency among the workers in the organization, and that was only the motive of FW Taylor. जो भी FW टेलर्स ने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे, उनका फोकस ही ये था कि किस तरीके से एक वर्कर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए, और इस तरीके से किया जाए कि एक वर्कर और मैनेजमेंट में एक हेल्दियर एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप भी हो, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, और एक कॉन्फिडेंस और एक सेंस ऑफ कॉपरेशन डेवलप हो। जितनी भी टेक्निक्स ड्रॉ हुई, इन सब ने कहीं ना कहीं पे इन सारे प्रिंसिपल्स को सक्सेस करने में मदद करी। तो पहला ही प्रिंसिपल वी विल गो थ्रू इज द फंक्शनल फोरमैनशिप, फर्स्ट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और ये टेक्निक बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। फंक्शनल फोरमैनशिप का मेन फोकस 2 चीजों पे था। एक था कि सुपरविजन की क्वालिटीज को इंप्रूव करना, और एक जो है उनके काम को कंट्रोल करना। मींस वर्कर भी कंट्रोल में रहे और हमारा सुपरविजन भी इफेक्टिव हो। अगर हमारा सुपरविजन इफेक्टिव होगा तो वर्कर ऑटोमेटिकली कंट्रोल में होंगे, और अगर वर्कर कंट्रोल में होंगे तो वेस्टेज कम होगी, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। लेकिन ये इस तरीके से किया जाए कि एक वर्कर विल नॉट फील बैड, ही विल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। You should do in that way कि that it will bring confidence among the workers. तो फंक्शनल फॉरमैनशिप के लिए 2 तरीके अपनाए गए। जो भी फैक्ट्री यूनिट थी, जितनी भी फैक्ट्री यूनिट थी, पूरी फैक्ट्री यूनिट को 2 भागों में डिवाइड किया गया। The entire factory unit where the workers work is divided into 2 different parts. One part is considered to be a planning, and second part where it is been written production is being considered to be a execution. पूरे फैक्ट्री के एरिया को, फैक्ट्री बेस को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक भाग में कुछ ऐसे लोग रखे गए जिनको प्लानिंग का काम दिया गया, एक भाग में ऐसे लोग रखे गए जिनको उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का काम दिया गया। मींस वर्कर को फैक्ट्री प्लेस में 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक who will be responsible for planning and others who will be responsible for their execution. और इसी तरीके के तहत प्लानिंग में 4 लोगों को अपॉइंट किया गया। अमंग द वर्कर्स 4 people are differently appointed into different positions, और उन पोजीशंस को क्या नाम दिया गया? रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिन ऑफिसर। और लाइकवाइज इन द प्रोडक्शन पार्ट, एग्जीक्यूशन पार्ट, प्रोडक्शन
workers are being categorized, rather supervisors. इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो फैक्ट्री वर्क प्लेस पे सुपरवाइजर्स थे उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था, नॉट द वर्कर्स बट द सुपरवाइजर्स, one who has to make planning and other who has to execute. Those who have to plan are being known with the name of रूट क्लर्क. एक को रूट क्लर्क बोला गया, एक को इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बोला गया, एक को टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बोला गया और एक को डिसिप्लिन ऑफिसर बोला गया. वैसे ही उन सुपरवाइजर्स की कैटेगरी जो प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, उसमें से एक सुपरवाइजर को गैंग बॉस की डेजिग्नेशन दी गई, एक सुपरवाइजर को स्पीड बॉस की डेजिग्नेशन दी गई, एक को रिपेयर बॉस की और एक को इंस्पेक्टर्स की. इस तरीके से जो भी वर्कर एट वर्क प्लेस थे उनको 8 डिफरेंट सुपरवाइजर के अंतर्गत रखा गया. चार का काम उनके लिए प्लानिंग करना था. क्लियर? चार का काम उनके लिए प्लानिंग करना था और चार का काम उनके लिए एग्जीक्यूशन करना था. क्लियर? अब इन चारों का क्या क्या रोल था? सबसे पहले रूट क्लर्क. क्लियर? सबसे पहले वी कैन हैव द रूट क्लर्क. सबसे पहले रूट क्लर्क था. नाम से ही समझ आता है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके स्कूल से घर जाने का रूट क्या है, फिर रास्ता क्या है, कौन सी डायरेक्शन को फॉलो करना है, किस तरीके से फॉलो करना है, तो एक सुपरवाइजर को काम दिया गया कि जो भी आप वर्कर से काम लेंगे उसका जो रूट है, वर्कर कहाँ से काम शुरू करेगा, कैसे उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसका रोड मैप क्या होगा, किस रोड मैप को वो फॉलो करेगा, इट इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय यू. क्लियर? सो दैट उसका अननेसेसरली मूवमेंट इन द फैक्ट्री प्लेस शुड बी अवॉइडेड. क्लियर? तो उसका एक परफेक्ट मूवमेंट यू विल डिसाइड फ्रॉम वेयर he will pick the raw material and how he will bring that raw material into the machinery and into the plant where it is being required. So route clerk will decide the route. Instruction card clerk will guide the worker कि how that route is to be followed. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का यही काम होगा कि जो रूट क्लर्क रोड मैप बनाएगा, जो भी टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एक एवरेज टाइम बताएगा या एवरेज टाइम वर्कआउट करेगा या एक एवरेज कॉस्ट को जो वर्कआउट करेगा कि कितनी लागत से एक चीज़ बननी चाहिए, कितने समय में वर्कर को बनानी है, किस तरीके का डिसिप्लिन होना चाहिए, वो डिसिप्लिन ऑफिसर डिसाइड करेगा. ये सारे के सारे जो भी ऑफिसर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिन ऑफिसर्स, ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क को देंगे एंड दिस इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क विल पास ऑन दैट ऑल डिटेल्स इन अ ब्रीफ मैनर ताकि वो वर्कर उनको समझ सके. इट इज व्हाट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. टाइम क्लर्क का ये काम था कि वो जो भी काम वर्कर को दिया जा रहा है उस काम को पूरा करने का एक औसत समय निकाले, एक औसत लागत निकाले. क्लियर? और डिसिप्लिन का कि किस तरीके का एक डिसिप्लिन प्रिवेल करे, किस तरीके से एक वर्कर वर्क प्लेस पे अपने आप को प्रेजेंट करे, ड्यूरिंग द रेस्ट इंटरवल्स वो किस तरीके से रेस्ट ले, and how he can go through for the entire day with his work and off the work. That is what is the responsibility of discipline officers. So these are the 4 different supervisors who has to plan all this, and likewise when everything is disseminated to the workers कि कैसे काम किया जाना है, he will start working on his work, he will start giving
his performance on the work, उसके बाद ये 4 आपके सुपरवाइजर्स आएंगे। इसमें से ये स्पीड बॉस इसकी स्पीड चेक करेगा कि इज दिस स्पीड इज बीइंग मैचिंग विद व्हाट टाइम हैज बीन सेट फॉर हिम। तो स्पीड बॉस का काम इज ओनली टू रिकॉर्ड द टाइम टेकन बाय द वर्कर टू डिलीवर हिज पार्ट। रिपेयर बॉस का काम होगा कि जिन इक्विपमेंट्स पे, जिन मशीनरीज पे वन वर्कर इज वर्किंग, that should be timely available for him as per his requirement. इंस्पेक्टर का काम रहेगा कि he can regularly inspect to it कि whatever the output he produce, that is as per the requirement of the organization. और gang boss is basically has to look after only the worker. Clear? इसको केवल वर्कर को देखना ही है, और ना केवल वर्कर को देखना है बल्कि स्पीड बॉस को भी देखना है कि वो टाइम नोट कर रहा है। रिपेयर बॉस को भी देखना है कि उसने मशीनरी और इक्विपमेंट को टाइमली रेडी करके रखा वर्कर के लिए। इंस्पेक्टर को भी देखना है कि वो वर्कर की आउटपुट को पर्टिकुलरली इंस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से गैंग बॉस इज टू लीड द टीम ऑफ दीज ऑल 3 supervisors. So that is what is a functional foremanship. The first technique of FW Taylor, clear? ये FW Taylor की first technique थी, where Taylor believed that a single supervisor may not be competent to supervise all the functional matters. Under this scheme, the task of supervision is divided into 8 specialized functions. Each function is entrusted to a specialist foreman. For example, matter relating to speed of work are looked after by speed boss, and breakdown, when to stop the machine, when to start the machine, what sort of repair is to be undertaken, are to be supervised by the repair boss, and so on. That is what is to be presented through this diagram. And this is what is a functional foremanship technique, कि आप वर्कर को इस तरीके से सुपरवाइज करें कि कहीं पे कोई गुंजाइश ही ना रहे कि जहां पे वो गलती करे, वो अपने आप को 110% प्रेजेंट ना कर पाए। तो दैट वाज द फर्स्ट टेक्निक ऑफ FW Taylor, which is being called a functional foremanship। और इसी टेक्निक से यू कैन एबल टू हैव इट elimination of wastage, harmonization of different factors, the harmonization of all the process, and bringing all the efficiency of the workers. And that is what has been the main idea of bringing scientific management principle by FW Taylor. Now moving on to the second technique given by FW Taylor is the standardization of work. इस टेक्निक का मतलब ये था कि हम हर एक चीज का स्टैंडर्ड सेट करें। क्लियर? कि एक वर्कर जो भी प्रोड्यूस करेगा, वो जो प्रोड्यूस्ड मटेरियल है वो किस क्वालिटी का होना चाहिए, कितने परफेक्शन का होना चाहिए। That is one thing. Second, जो machines and tools उस particular goods को produce करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वो machines and tools की maximum capacity कितनी है, और वो अपनी capacity के अनुसार output दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जितना उनका maximum potential बनता है, हम उतना ही अपने फैक्ट्री वर्क प्लेस का टारगेट रखें। हमारा जो आउटपुट आए, आउटपुट इन द नेम ऑफ मटेरियल, दैट शुड बी परफेक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द क्वालिटी व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वांट। द मशीन्स एंड टूल्स आर बीन वर्किंग टू देयर मैक्सिमम पोटेंशियल्स। Whatever the methods, procedures we apply through the workers to arrive at finally the finished goods,
that should be the best among all, and whatever the working condition that we are offering to the consumer in respect of temperature, in respect of ventilation, in respect of cleanliness, in respect of safety, that should all be up to the mark. FW टेलर का सेकंड टेक्निक में फोकस यही था कि जब आप वर्कर से एक चीज एक्सपेक्ट करते हो कि वो 110% अपनी एफिशिएंसी से परफॉर्म करे, तो उसके लिए जो संसाधन आपने अवेल करवाने हैं वो भी 110% कंफर्म एंड अप टू द मार्क होने चाहिए, चाहे वो रॉ मटेरियल क्यों ना हो, चाहे वो मशीन्स एंड टूल्स क्यों ना हो, चाहे वो मेथड्स क्यों ना हो, और चाहे वो वर्किंग कंडीशंस क्यों ना हो। तो FW टेलर ने सेकंड टेक्निक में फोकस किया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि फैक्ट्री वर्क प्लेस पे वो हर एक चीज का स्टैंडर्ड फिक्स करे कि क्वालिटी ऑफ आउटपुट क्या होगा, मशीन्स एंड टूल्स किस तरीके के होने चाहिए, कितना उनसे आउटपुट निकलना चाहिए, कौन से बेस्ट मेथड है वही अप्लाई होने चाहिए, और जो अच्छी वर्किंग कंडीशन है वही वर्कर को मिलनी चाहिए। तो स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ setting standards for every business activity, that is the amount of work to be done by worker in a day may be standardized. Clear? आपने प्रिंसिपल्स देखे FW टेलर की साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। हम हर चीज साइंटिफिकली अवेलुएट करें। क्लियर? हर चीज के पीछे हमारा एक साइंटिफिक बेस होना चाहिए। तो साइंटिफिक बेस, जब हम वर्कर से एक साइंटिफिकली आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस वर्कर के लिए जो इन्वायरमेंट है वो भी साइंटिफिकली ड्रॉन होना चाहिए, उसकी जरूरत के अनुसार होना चाहिए। ओनली देन देयर विल बी अ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, cooperation not individualism, and development of workers to his greater efficiency and prosperity, what been the principles of FW Taylor. So next is the simplification. नेक्स्ट जो टेक्निक FW टेलर ने दी वो थी सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन में एक चीज याद रखेंगे आप हमेशा, इट मींस एलिमिनेटिंग ऑफ अननेसेसरली डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। हम देखते हैं एक कंपनी, डाइवर्सिटी पहले समझ लीजिए क्या होता है। आप बाटा के शूज देखते हैं, तो बाटा के शूज में अगर हम देखें तो 1 नंबर का भी शूज है, 2 नंबर का भी शूज है, रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10 नंबर तक शूज हैं। ये डाइवर्सिटी है। अब ये एक डाइवर्सिटी है, दूसरी डाइवर्सिटी उसका एक डिजाइन है, क्लियर, आउटलुक है। एक लेस बेस्ड है, एक विदाउट लेस बेस्ड है, क्लियर, ये भी डाइवर्सिटी है। दूसरी डाइवर्सिटी एक आगे से नैरो है और एक आगे से थोड़े से ब्रॉडर है, ये भी डाइवर्सिटी है। तो FW टेलर ने ये कहा कि हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो भी अनवांटेड अननेसेसरली डाइवर्सिटी है which is not giving us good business, that should be avoided, or we should focus on specific diversities only. किन्हीं स्पेसिफिक चीजों पे ही हम काम करें। मान लीजिए हम केवल विदाउट लेस शूज बना रहे हैं, तो हमारा फोकस विदाउट लेस पे ही होना चाहिए, मे बी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ साइज, क्लियर, मे बी फॉर डिफरेंट साइज ऑफ टाइप ऑफ शेप्स। बट whatever the diversity you are taking it, be very careful कि because of having more of diversity, अलग अलग चीजें होने के कारण हमारा काम ही बढ़ेगा, हमारा लेबर का कॉस्ट ही बढ़ेगा, हमारी मशीन्स और इक्विपमेंट की पोटेंशियल हम 110% ड्रॉ कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम चारों तरफ हाथ ना पसारें, हम एक चीज को टारगेट करें और उसी तरफ हम सारे एफर्ट लगाएं। That is what is the simplification being the next technique by the FW Taylor. Simplification means aims at eliminating unnecessarily diversity of product, that can be types, qualities, size and weight.
so as we can able to save labor, machines, tools, and we can able to arrive at optimum utilization of our available resources. This is the next technique. Moving on to the next one. Next is the scientific study of work. तीसरा रदरफोर्ड एफ.डब्ल्यू. टेलर ने फोकस किया कि एक जो वर्कर जब वर्क प्लेस पे काम करता है तो उसके काम को साइंटिफिकली अवेलुएट किया जाए और उस अवेलुएशन के तहत ही हम निर्धारित करें कि क्या एवरेज टाइम होना चाहिए काम को पूरा करने का, क्या मेथड अप्लाइड होने चाहिए उस काम को करने के लिए, किस तरीके के जेस्चर्स, पोस्चर्स और मूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उस काम को करने के लिए, और कितने समय के बाद हम एक वर्कर को रेस्ट दें. एक वर्कर को रेस्ट मींस वी कैन गिव देम द रेस्ट in between of his work. So scientific study of work as a one of the technique of F.W. Taylor means we should scientifically evaluate all the parameters, all the components, all the factors where worker has to put himself for his work. कहने का मतलब वर्क स्टडी रेफर्स टू सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स रिलेटिंग टू वर्क. नाउ मूव ऑन. अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टडीज आर इन्वॉल्व. अगर हम वर्क की साइंटिफिक स्टडी की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी स्टडीज इन्वॉल्व थी. 4 स्टडीज आपने याद रखनी है. वन इज मैथड स्टडी, second one is motion studies, next one is time study and fatigue studies. हम जब भी वर्क स्टडी की बात करते हैं तो वर्क स्टडी comprise of 4 different types of studies. One is the method studies, the what you can call motion study, method study, motion study, time study and fatigue study. जब भी हम वर्क स्टडी की बात करते हैं, स्टडी ऑफ वर्क की बात करते हैं तो ये 4 स्टडी से इन्वॉल्व होती हैं. मेथड, मोशन, टाइम एंड फटीग. पहला समझ लीजिएगा मेथड. मेथड का मतलब है कि किसी भी काम को करने के बहुत से तरीके रहते हैं. हमें ये देखना है कि उस काम को करने का बेस्ट तरीका कौन सा है, और जो भी बेस्ट तरीका हमें लगता है हमें वर्कर को वो बेस्ट तरीका ही देना है. तो मेथड स्टडी इज अ आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग डिफरेंट मेथड्स फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ work. After analyzing all the methods, we should make worker to apply only that method which will gives the best results. So that is what is the method study. Second one is the motion study. Motion study का मतलब है जब एक वर्कर काम कर रहा है तो हमने उसके मूवमेंट्स देखने हैं. उसके मूवमेंट्स कैसे हैं, कौन कौन से ऐसे मूवमेंट्स हैं जो अनवांटेड हैं, अननेसेसरली हैं. आपको स्कूल में क्लास से प्रिंसिपल ऑफिस तक जाने को कहा जाता है, आप कैसे उस चीज को अप्रोच करते हैं. एक बच्चा ऐसा भी होगा जो पूरे स्कूल का चक्कर लगा के प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचेगा. एक बच्चा ऐसा भी होगा जो थोड़ा सा कम पहले वाले से डिस्टेंस को प्रेफर करके प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचेगा, और एक ऐसा भी होगा जो बिल्कुल शॉर्टकटली, ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो करते हुए भी प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंचेगा. तो आपने यही देखना है
कि एक वर्कर जब काम करता है वो कौन कौन से मोशन को इस्तेमाल करता है, वो चीज़ को कैसे उठाता है, कैसे रखता है, कौन से उसके मूवमेंट हैं ऐसे जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। आप अपने घर के आसपास देखते हैं लोगों को काम करते, एक व्यक्ति किस तरीके से सरलता से एक काम को अंजाम तक पहुंचाता है, एक उसको अपने तरीके के कारण बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा बना देता है। तो आपने वो सारी चीज़ें ही देखनी है कि कौन सी बेस्ट है, और आपने अपने वर्कर को वो बेस्ट तरीके ही बताने हैं, बेस्ट मोमेंट्स ही बताने हैं, ताकि टाइम का वेस्टेज कम हो, एफर्ट्स का वेस्टेज कम हो, और वी कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट विद इन अ शॉर्ट पीरियड टाइम स्पेन। क्लियर? नेक्स्ट इज अ टाइम स्टडी। क्लियर? जब हम वर्क स्टडी की बात करते हैं, हमने मोशन स्टडी कर लिया, हमने मेथड स्टडी कर लिया, अब हमने टाइम स्टडी करना है। एक वर्कर को एक काम दे देना है और देखना है वो वर्कर उस काम को कितने समय में करता है। एक वर्कर को नहीं देखना है, हमने औसतन हमने 100 वर्कर को एक काम देके देखना है कि वो उस काम को कितने समय में करते हैं। अगर उन सबका औसत समय 5 घंटे आता है तो 5 hours should be fixed to be a standard time for completion of that task, involving all the intervals, all the rest times. Clear? अब अगर किसी काम को करने का 5 घंटे आता है तो you can't fix 6 hours to be an average time. You can't fix 4 hours to be an average time. Clear? So while you are arriving at average time for completion of work, you will scientifically first evaluate कि what has been the average time involved in completion of any particular task. That is what is being considered to be a time study. अब मैं मान लीजिए आपको कुछ घर में काम देता हूँ करने के लिए, विनय 1 घंटे में कर देते हैं, ध्रुव 2 घंटे लगाते हैं, ठीक है, रक्षा 3 घंटे लगाते हैं, भाव्या 2.5 घंटे में काम करते हैं, काव्या 1 घंटे में काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सबके लिए 1 घंटा एवरेज टाइम फिक्स करते हैं। हमने सबका टाइम टेकन लेना है और उस टाइम को आधार मान के हमें एक एवरेज टाइम वर्कआउट करना है, और उसी एवरेज टाइम को सबके लिए अप्लाई करना है कि दिस इज बीन द एवरेज टाइम। whoever so give the work within that time or before that time, that is all accepted, and whoever so will take more than that time, that will not be accepted, and accordingly they will be dealt. That is what is a time study. Now moving on to the fatigue study. Fatigue study कहती है कि एक वर्कर जब काम करता है तो वो थकता भी है, और थकान के बाद उसको एक रेस्ट भी चाहिए। तो हम फैटीग स्टडी में यही जानने की कोशिश करते हैं कि एक वर्कर को कितने समय के अंतराल के बाद हमें उसे रेस्ट देने की ज़रूरत है, हमें उसे इंटरवल देने की ज़रूरत है। सो फैटीग स्टडी इज अ आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग and recording the amount and frequency of rest interval required by the worker in completing the work. Like if you look at your timetable, after every class you've been given 20 minutes as a rest time. So that is to be worked out. Clear? If we focus on these all 4 studies, whether it is a method study, whether it is a time study, whether it is a motion study, whether it is a fatigue study, only then we can able to come up to ki what will be the best way to get the work done out of worker. That is the next technique of FW टेलर, और जितने भी प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए हैं उन सब का आधार ये सारी टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक्स को आधार मान के ही he comes into the final conclusion कि साइंस not rule of thumb will work, harmony not discord will be there,
cooperation, not individualism, will automatically come, and the development of workers to his greatest efficiency and prosperity will automatically achieve. Now, the second last technique what F.W. Taylor has given, he suggested that there should be differential piece wage system. कहने का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो वेज पेमेंट सिस्टम है विच अप्लाई टू द वर्कर शुड बी डिफरेंशियल. और शुड बी डिफरेंशियल का मतलब ये है कि जो ज्यादा काम कर रहा है वर्कर उसको ज्यादा दिया जाना चाहिए और जो कम काम कर रहा है उसको कम दिया जाना चाहिए. जो औसत से अधिक आउटपुट देगा उसके लिए जो रेट पर यूनिट है वो ज्यादा होना चाहिए और जो औसत से कम आउटपुट देगा उसके लिए कम होना चाहिए और औसत वाले के लिए औसत के अनुसार होना चाहिए. ऐसा होगा तो एम्प्लॉइज मोटिवेट होंगे, कम वाले भी एवरेज तक पहुंचेंगे और एवरेज वाले एवरेज से ज्यादा तक पहुंचेंगे. इसी को डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम भी कहते हैं, which means efficient should be paid more as compared to inefficient, and whatever the rate per unit we are offering to the worker, that should be more for them who is giving output more than average. It should be fixed for those who are giving average output, and it should be less than the average rate who have been performing less than the average. Now, last principle or the last technique of F.W. Taylor is the mental revaluation. Clear? जो F.W. Taylor ने harmony not discord, cooperation not individualism, जो दो प्रिंसिपल दिए थे उनके पीछे का पूरा आधार मेंटल रिवैल्यूएशन था. उसमें उन्होंने बात करी थी कि मैनेजर वर्कर के प्रति अपनी सोच को बदले, वर्कर मैनेजर के प्रति अपनी सोच को बदले, मैनेजर वर्कर को इन्वॉल्व करें डिसीजन मेकिंग में, टारगेट फिक्सेशन में, और वर्कर भी अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम करें और दोनों ये फील करें कि दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. This will be only possible when there will be a mental revaluation. Mental revaluation means कि we should put efforts to make change in the minds of both employer and workers. They will promote feeling of cooperation and will be beneficial to both parties. So Taylor stated, instead of fighting over division of profit, both parties should make effort for increasing the efforts. So that was the way he said कि every organization, the managers and workers, they should make change in their mindset. The effort should be made कि manager should also make change of their mind and workers should also make change of their mind. मैं भी अपना मेंटल रेवोल्यूशन करूं, आप भी अपना मेंटल रेवोल्यूशन करें. मेरे को आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको मेरे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. मैं अपने से बेस्ट देने की आपको कोशिश करूं, आप अपने से बेस्ट देने की मेरे को कोशिश करें. दिस इज व्हाट यू मीन बाय द मेंटल revolution. So this will be the last technique of F.W. Taylor. After this, few questions are there. You can go through it. You will get answer to all these questions out of these slides only. All are straightforward questions. Techniques of scientific management, purpose of all these studies, and which principle is the extension of division of work and the specialization. Which technique Taylor separates planning and execution, and which techniques violate principles of unity of command, that is an functional foremanship. Likewise, try to find out the answer for all. In any question, if you have any doubt, so feel free to ask me. Thank you very much.